बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक मर्जर एंड एक्विजिशन में छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। सर जब दो एंटिटीज़ मर्ज होती हैं तो बाज़ औक़ात एग्जामिनर सवाल इस तरह बनाता है कि मिसाल के तौर पर सर एंटिटी ए है, ठीक है जी, एंटिटी ए के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एंटिटी ए के पास से मिसाल के तौर पर एक एसेट है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ सर प्लांट, ठीक है जी, और एक एंटिटी बी है, इसके पास भी एक एसेट है सर प्लांट, ठीक है जी। दोनों के प्लांट सर 50-50% पे चल रहे हैं कैपेसिटी पे, ठीक है जी। डिमांड इतनी नहीं है इनके प्रोडक्ट्स की, इसलिए 50-50% पे चल रहे हैं। इसका आधा प्लांट जो है वो खाली रहता है, यानी कैपेसिटी 50% खाली रहती है, इसका भी 50% खाली रहता है। अच्छा सर, इसकी जो मार्केट वैल्यू है इस कंपनी की वो ऐसे निकाली जा सकती है कि इसके सारे प्रॉफिट्स या कैश फ्लोज की आप निकाल लें प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है जी, और सर इसके भी सारे प्रॉफिट्स की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं तो सर इसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब होता क्या है सर, ये दो एंटिटीज हो जाती है मर्ज और ये हो जाती है ए प्लस बी, ठीक है जी। अब इनमें दो प्लांट्स पड़े हुए, प्लांट 1 भी है, प्लांट 2 भी है, ठीक है जी। अब इन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, प्लांट 1 पे काम करना शुरू कर देते हैं, 2 को छोड़ दो, 2 को आइडल रहने दो, क्योंकि हम आधे प्लांट पहले 50-50% कैपेसिटी भी यूज कर रहे थे, चलो इसको एक ही यूज कर लेते हैं, दूसरे को ऐसे ही छोड़ देते हैं फॉर द टाइम बिंग। अब बताओ सर, क्या मर्ज एंटिटी का प्रॉफिट जितना पहले इन दो एंटिटी से अलग अलग आ रहा था वो अब एक प्लांट से आ जाएगा? हाँ सर, 100% प्लांट यूज हो जाएगा। प्रॉफिट ऑफ मर्ज एंटिटी बराबर होगा किसके सर? प्रॉफिट ऑफ ए प्लस प्रॉफिट ऑफ बी। अब मुझे एक बात बताएं, अगर इन दोनों प्रॉफिट्स की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं तो मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी आ जाएगी हैं? अगर इन दोनों की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, मर्ज एंटिटी की प्रॉफिट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये नोट करें तो ये एसेट अभी तक आइडल पड़ा हुआ है, इसका क्या करना है सर? ये एसेट जो आइडल पड़ा हुआ है इसका क्या करना है दोस्त? ये जो आइडल पड़ा हुआ है इसका क्या करें सर? आप इसको उठा के ना बेच दें, इसको उठा के बेच दें। बेचेंगे तो क्या होगा? कैश आ जाएगा। क्या आएगा? कैश आएगा। तो सर फिर करें क्या? तो मैं ये कह सकता हूं कि सर मेरे पास वो कैश मेरे पास आएगा तो वो मर्ज एंटिटी किसी दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकती है, किसी दूसरे बिजनेस में। तो इसका मतलब है सर मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ए प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ बी प्लस कैश फ्रॉम रिडंडेंट एसेट्स। और अगर ये कैश आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें जहां से पॉजिटिव एनपीवी है तो सर एक पॉजिटिव एनपीवी और ऐड हो जाएगी इसके अंदर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ए, यानी पहले की जो मार्केट वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू ऑफ बी प्लस कैश फ्रॉम रिडंडेंट एसेट्स प्लस उस कैश को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो किसी जगह पे और वो हमें से एनपीवी मिलती है तो उस एनपीवी को भी इधर ऐड करना है, ठीक है जी। ये याद रखिएगा दोस्त, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा सर, अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं सर, ये एक छोटी सी एग्जांपल और आपको दे रहा हूं, ठीक है जी, एग्जांपल 2। सर ए की मार्केट वैल्यू है 200, बी की मार्केट वैल्यू है से 150, दोनों मर्ज होते हैं सर, इनकी मार्केट वैल्यू हो जाती है इससे 350। मैं मिसाल दे रहा हूं, ठीक है जी। इन दोनों के पास एक रिडंडेंट एसेट निकलता है, वो रिडंडेंट एसेट से मिसाल के तौर पर 50 रुपए का बिकता है। उस 50 रुपए को हम इन्वेस्ट करते हैं किसी ऐसी जगह जहां मुझे 10 रुपए की एनपीवी मिलती है। तो मैं कहूंगा जनाब मेरे पास कैश फ्रॉम रिडंडेंट एसेट्स कितने का? 50 रुपए का। एनपीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रिडंडेंट एसेट्स कैश फ्लोज 10 रुपए। अच्छा सर, बाज़ औक़ात होगा ये कि मर्जर के बाद से मिसाल के तौर पर बी के सिस्टम्स इंप्रूव हो गए, बी के सिस्टम्स इंप्रूव हो गए, तो अब उसकी मार्केट वैल्यू 150 की जगह से 170 हो गई। तो 20 रुपए में ऐसे कह सकता हूं सर, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ बी ड्यू टू बेटर मैनेजमेंट, ठीक है जी, जो मर्जर के बाद आएगा पोस्ट मर्जर, ठीक है जी। तो सर आप मर्ज एंटिटी की मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 430, ठीक है जी। कर लोगे सर? इसके ऊपर एक सवाल देखते हैं, प्रोटोकॉल लिमिटेड टाइप का एक सवाल देखते हैं, ठीक है जी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक क्वेश्चन हमारे सामने है। ये क्वेश्चन भी जो है वो मर्जर एंड एक्विजिशन का है। इस क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने जैसे आमतौर पे वो दे देता है कि जी इतने रुपए की सिनर्जी आपको जो मिलेगी अगले सालों में मर्जर की वजह से, हर साल इतने रुपए से अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। इसमें एग्जामिनर ने सिनर्जी थोड़ी डिफरेंट तरीके से दी है। इसमें एग्जामिनर ने ये बताया कि जब दो एंटिटीज मर्ज होती हैं तो बाद वक्त कुछ एसेट्स बेकार हो जाते हैं, रिडंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एंटिटीज के पास होते हैं तो एक ही एसेट यूज हो जाता है। तो मर्जर के बाद जो है वो बहुत सारी चीजें बेची जाएंगी और बेची जाएंगी तो उनसे मिलने वाले पैसे को हम मर्जर एंटिटी में कैश रखेंगे और फिर आगे इन्वेस्ट करेंगे और उससे हमें रिटर्न मिलेगा, वो सिनर्जी होगी। तो बेसिकली इसमें एग्जामिनर ने किया ही है कि रिडंडेंट प्रॉपर्टीज को, रिडंडेंट एसेट्स को बिकवाया है, ठीक है जी, और उसको अकाउंट फॉर किया है मर्जर एंटिटी के फेयर वैल्यू के अंदर। आए दरअसल इसको देखते हैं जनाब, इस सवाल में है क्या। ये कह रहे जनाब प्रॉडको लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग अ बिड for the share of Nordic Limited. The following statistics are available. दोनों एंटिटीज को मैं देखूं तो सर प्रोडको लिमिटेड के शेयर्स कम हैं, लेकिन नॉर्डिक में काफी ज्यादा शेयर्स हैं, लेकिन इनकी वैल्यू इतनी नहीं है। 1.66 की वैल्यू है और जो प्रोडको है इसकी वैल्यू 8.4 है। अच्छा सर, दोनों की लेटेस्ट अर्निंग्स अराउंड कुछ 10 मिलियन के करीब, 9.5 मिलियन के करीब एक की है और 11.5 मिलियन के करीब एक की है। अच्छा जी, प्रोडको's plan is to reduce the scale of Nordic by selling our division which accounts for 1.5 million of the latest earnings as indicated above. The estimated selling price of the division would be 10.2 million. हमने कहा हम नॉर्डिक को इस लेवल पे नहीं चलाना, में भी हमारा एक स्ट्रेटेजिक रीजन हो कि भाई इतना हमारे पास लेबर फोर्स नहीं है, कंट्रोल डेफिशिएंसी हो, हमारे पास कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। तो फॉर वट एवर रीजन ना हम इसमें एक पोर्शन कंपनी का बेचना चाह रहे हैं जिसकी करंट मार्केट वैल्यू 10.2 मिलियन। इसका होगा क्या सर, हम इसको रखेंगे हेल्ड एज कैश, ठीक है जी। अच्छा, इसका दूसरा इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ये कि हमारी 1.5 मिलियन की अर्निंग्स क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन होगा क्या, अर्निंग्स फॉर नॉर्डिक लिमिटेड वुड रिमेन फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपरेशन वुड इंक्रीज बाय एन एस्टिमेटेड ऑफ 20% ऑन अ परमानेंट बेसिस बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ठीक है जी। बेटर मैनेजमेंट और फाइनेंशियल कंट्रोल सर मर्जर एंटिटी में आ जाएंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है सर उसकी अर्निंग्स 20% इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसका मतलब एक इफेक्ट तो ये आ रहा है कि एक पोर्शन हम बेच रहे हैं, तीन पॉइंट्स का एक इफेक्ट, यानी 3 पॉइंट्स के 2 पॉइंट्स का एक इफेक्ट ये कि एक डिवीजन हमने क्या करना है, सेल आउट करना है, डिवीजन टू बी सेल आउट, और फिर हमने क्या करना है, जो रिमेनिंग ऑपरेशंस हैं उनको बेटर कंट्रोल करना है और अर्निंग्स क्या करनी है, बढ़ा देनी है उसकी, ठीक है जी। ये हमने करना है सर, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं हम जनाब। प्रोडको डज नॉट एंटिसिपेट एनी ऑल्टरेशन टू नॉर्डिक शेयर प्राइस या अर्निंग मल्टीपल एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इंप्रूवमेंट्स इन अर्निंग्स, ठीक है जी। उसका वो कह रहा है पी और प्राइस वगैरह सेम ही रहेगा। टू अवॉइड डुप्लीकेशन, यानी पी उसकी सेम रहेगी। टू अवॉइड डुप्लीकेशन सम ऑफ प्रोडकोज लिमिटेड्स ओन प्रॉपर्टी, प्रोडको अपनी भी कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेचेगा, रिडंडेंट हो जाएगी और वो 16 मिलियन की बिकेगी और सर 4.5 मिलियन की रिडंडेंसी कॉस्ट भी पे करना पड़ेगी, कुछ एम्प्लॉइज को फारिग करना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी नॉर्डिक की बिकी और ये प्रॉपर्टी अब बिक रही है, एक एसेट यानी डिवीजन नॉर्डिक का बिका और एक अब ये प्रॉपर्टी प्रोडको की बिक रही है, लेकिन इसमें साइड इफेक्ट ये है कि हमारी रिडंडेंसी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब इसमें कुछ नहीं बताया कि इस प्रॉपर्टी को बेचने से इसकी अर्निंग में कमी आएगी। वी एक्सपेक्ट कि ये रिडंडेंट प्रॉपर्टी थी तो बिकने से जो मर्ज एंटिटी उसकी अर्निंग्स पे कोई फर्क नहीं आएगा। वो कह रहे हैं जनाब कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन करंट प्राइस ऑफ द कंपनी, ईच कंपनी, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, ऑफ अ 2 for 9 शेयर ऑफर बाय प्रोडको लिमिटेड, ठीक है जी। तो सर सबसे पहले हम ये काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब मर्ज एंटिटी की एक तो वो निकालें, सारा हिसाब किताब निकालें, फिर बनाएं कि दोनों कंपनीज को क्या फायदा होगा इसका, ठीक है जी। यानी करंट प्राइस उनकी क्या आ जाएगी, मतलब इफेक्ट क्या आएगा इस सारी मर्जर का। चले जी सर हम एक स्टार्ट करते हैं जनाब। और सबसे पहले सर मैं लेके चलूं तो मेरे पास जो है ना एक परफॉर्मा बनाना शुरू करता हूं, जैसे हम हर सवाल में बनाते हैं जनाब। पहला परफॉर्मा में हमारे पास है अर्निंग्स और ये है किस किस की सर, प्रोडको की और
नॉर्डिक की, ठीक है जी। $11.85 मिलियन और ये सर 9,337,500 ऐसा सर। अभी हमने इसके अंदर कोई चीज़ें चेंज नहीं की। शेयर हैं सर इसके कितने, 14 मिलियन और इसके शेयर हैं 45 मिलियन, ठीक है जी सर। इसकी EPS आप निकाल सकते हैं बआसानी इस तरह, और इसका EPS इस तरह निकाल सकते हैं सर। इसका PE मल्टीपल मार्केट में चल रहा है, मैं शेयर प्राइस दी हुई है, शेयर प्राइस दी हुई है इसके अंदर सर 8.4 और 1.66, ठीक है जी। तो अब उसने अगर मैं PE निकालना चाहूँ सर तो PE जनाब हमारे पास EPS प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, ठीक है। 10 और 8 ये इनका मल्टीपल है, ये 9.92 और 8 सर। अब मेरे पास जो है ना वो मार्केट वैल्यू टोटल, ये जनाब 14 मिलियन शेयर इनटू दिस शेयर प्राइस और दिस, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जनाब मेरे पास वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी, एक तो सर मैं सबसे पहले ले रहा हूँ प्रोडको की अर्निंग्स, वो है प्रोडको की मार्केट वैल्यू 17.6 मिलियन, ठीक है। अब मैं सर एक चीज़ चेंज कर रहा हूँ, नॉर्डिक की अर्निंग्स। सर मेरे पास एग्जिस्टिंग अर्निंग्स हैं इसकी कोई 93375, इसके अंदर से एलिमिनेशन हो जाएगी 1.5 मिलियन की, जो डिवीजन हम बेच रहे हैं, ठीक है जी। ये बच जाएगा सर 783,700 और इसके अंदर इंक्रीज आएगा 20% का ड्यू टू बेटर कंट्रोल। तो हमारी सर रिवाइज्ड अर्निंग्स हो जाएंगी 9405। अच्छा, इसमें सवाल में लिख के दिया हुआ उसने कि ये सारा काम करने के बाद भी इसका जो PE मल्टीपल है वो तब्दील नहीं होगा, ठीक है जी। लिखा हुआ सवाल में सर कि इसका PE मल्टीपल, प्रोडको डज नॉट एंटिसिपेट एनी अल्टरेशन इन नॉर्डिक्स PE मल्टीपल, ठीक है जी। इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है जी। अब अगर मैं जाऊं तो सर मेरे पास इसका PE जो है वो अभी तक 8 ही है और इसके हिसाब से इसकी न्यू मार्केट वैल्यू बन रही है कितनी सर, दिस इनटू दिस, ये मैं यहाँ ले लेता हूँ सर नॉर्डिक की मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। ये आ गई है सर। जो डिवीजन हमने बेचा है, डिवीजन प्रोसीड्स, वो हमें मिली है 10.2 मिलियन की, ठीक है जी। अब सर एक इसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेची है, उसकी प्रोसीड्स हमें मिली है किसने सर, प्रोडको ने, और इसने एक रिडंडेंसी कॉस्ट पे की है। स्पेलिंग को भी देख लेना यार, ठीक है ना, पता है आपको बचपन से मेरा ये इशू है सर। मेरे पास ये आगे मर्ज एंटिटी की टोटल वैल्यू, ठीक है जी, और इस मर्ज एंटिटी की वैल्यू को अब मैंने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है। सर जो प्रोडको के शेयर्स हैं वो शेयर्स हमारे पास हैं 14 मिलियन के करीब, ये ऊपर दिए हैं, ठीक है जी। और इसको हम करेंगे ऑफर, न्यू शेयर्स इशू करेंगे हम, इसके 45 मिलियन शेयर्स में हर 9 की जगह हम 2 इशू करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है सर टोटल कंपनी की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए 24 मिलियन शेयर्स के ऊपर। तो सर इसका मतलब है मेरे पास मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ मर्ज एंटिटी ये होगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये आता सर 8.94। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये दोनों एंटिटीज पोस्ट मर्जर इनकी वेल्थ क्या होगी, तो आप ये देखेंगे कि सर मेरे पास एक तो प्रोडको है और एक नॉर्डिक है। और आप एक चीज नोट करेंगे इसके अंदर कि दोनों की वैल्यू में जो चेंज आया है उसमें दोनों कंपनीज ने इसका फायदा उठाया होगा, ठीक है जी। अब अगर मैं लूं सर इनकी न्यू वैल्यूज, सर ये 10 मिलियन शेयर का मालिक है, ये 14 मिलियन शेयर का मालिक है और एक शेयर की वैल्यू है 8.94। सर ये 10 मिलियन शेयर्स का मालिक है और एक शेयर की वैल्यू है 8.94। इनकी ओल्ड वैल्यूज थी, मार्केट वैल्यूज थी सर 117 मिलियन और
74 मिलियन। तो इसका मतलब है सर इसने इतने कमाए एक्स्ट्रा, इसने इतने कमाए एक्स्ट्रा, और ये मर्जर के टोटल बेनिफिट्स जो दोनों ने कमाए। ठीक है जी। अब अगर मैं सवाल का सर रिक्वायरमेंट नंबर बी पढ़ूं, जो बी रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, ये कह रहा है assume now that the Protco Limited instead of making a 2 for 9 offer wishes to offer an exchange which would give Nordic Limited shareholders a 10% gain। 10% of what? 10% on existing value। इसका मतलब है सर जो इस कंपनी की existing value ऑफ शेयर्स है टोटल, उससे 10% ऊपर इनको गेन मिल जाए। ठीक है जी। और assuming that synergies forecast as before। ठीक है जी। तो अगर सर मैं इस सवाल को दोबारा लेके चलूं, मतलब दोबारा इन द सेंस ये कि इसके आगे का ये सेकंड पार्ट लेके चलूं, तो मुझे नजर ये आ रहा है कि सर मेरे पास एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी है सर। एग्जिस्टिंग वैल्यू का मतलब प्री मर्जर वैल्यू, तो इसकी प्री मर्जर वैल्यू थी 74.7 मिलियन। अब इनको गेन चाहिए इसका 10%, यानी ये चाहते हैं कि सर मर्ज एंटिटी के बाद इनकी वैल्यू 82.17। ठीक है जी। सर मर्जर का टोटल गेन कितना है, जो भी हमने निकाला था, मर्जर का टोटल गेन इज 22.4। अगर इसमें से आप ये गेन का एक पोर्शन गिवन टू नॉर्डिक निकाल लें, ये नॉर्डिक को गेन मिला है सर 7.47 मिलियन का, तो बाकी का गेन किसको मिला होगा सर? ये रह गया होगा किसके लिए? प्रोटको के लिए। तो इसका मतलब है सर प्रोटको की एग्जिस्टिंग वैल्यू, प्रोटको की एग्जिस्टिंग वैल्यू 117.6 मिलियन, गेन जो उसको एलोकेट हुआ वो 14, तो इसका मतलब है सर प्रोटको की एक्सपेक्टेड वैल्यू की 132.37 मिलियन। अच्छा, इनके शेयर्स कांस्टेंट है, इनको कोई नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे, इनके वही 14 मिलियन शेयर्स हैं। तो सर इन 14 मिलियन शेयर्स पे अगर वैल्यू ये चाहिए तो हमारी टारगेट प्राइस क्या होनी चाहिए मर्ज एंटिटी की? सर टारगेट प्राइस होनी चाहिए 9.46। अब 9.46 का मुझे टारगेट प्राइस चाहिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं सर मेरे पास वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी कितनी है, तो आप मुझे कहेंगे सर वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी है ये 2.14 मिलियन। अब देखिए हमारी एक टारगेट प्राइस है जो हम चाहते हैं कि सर इस मर्ज एंटिटी की शेयर की हो, और वो प्राइस है 9.46। ठीक है जी। और इस टारगेट प्राइस पे मेरे नंबर ऑफ शेयर्स जो बनते हैं, बैलेंसिंग फिगर वो बनती है सर कोई 22.69 मिलियन। इसमें सर प्रोटको के पास इस वक्त शेयर्स मौजूद हैं कितने? 14 मिलियन। तो बाकी के शेयर्स मुझे देने पड़ेंगे किसको? नॉर्डिक के इन्वेस्टर्स को, और वो बनते हैं 8.69640 मिलियन टू नॉर्डिक। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।